नमस्कार। एएनबी न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं नवीन पांडे। 2.5 साल से रूस यूक्रेन का युद्ध चल रहा है और पूरी दुनिया इस युद्ध से परेशान है। युद्ध के बीच ही जुलाई महीने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस की यात्रा पर राष्ट्रपति पुतिन से मिलने गए थे और अगस्त के आखिर में आपको याद होगा जब यूक्रेन की यात्रा पर गए थे तो पूरी दुनिया हैरान थी। युद्ध में उलझे दो देशों की इतने कम अंतराल में यात्रा करने का साहस और हिम्मत वही देश दिखा सकता है जो कूटनीति में माहिर हो और खुद पर बड़ा भरोसा रखता हो। उस समय कहा गया था, लगता है पीएम मोदी दोनों देशों के बीच चल रहे युद्ध को खत्म करवाने के लिए कोई संदेश लेकर गए हैं, और लगता है ये बात सही भी थी। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने आज एक बड़ा बयान दिया है और कहा शांति वार्ता के लिए भारत भी एक मध्यस्थ हो सकता है। हालांकि पुतिन ने संभावित शांति वार्ता में चीन और ब्राजील का नाम भी लिया है, लेकिन इतना तय है इसमें सबसे भरोसेमंद नाम भारत का है, क्योंकि उसने पूरी दुनिया में अच्छे रिश्ते और व्यापारिक संबंध बनाए हैं। भारत में भी विपक्ष बार बार तंज कसता रहा है कि मोदी को युद्ध रुकवा सकते हैं तो रुकवा के दिखाएं। तो क्या यह सच होने जा रहा है? जब यह खबर आई है तब पीएम मोदी सिंगापुर की यात्रा पर हैं। क्या भारत के विश्व गुरु बनने का समय आ गया है? इन तमाम मुद्दों पर आज चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ खास अंतर्राष्ट्रीय मेहमान जुड़े होंगे। उससे पहले देख लेते हैं क्या कुछ कहा गया है। मैं पिछले दिनों रशिया की मुलाकात के लिए गया, वहां भी मैंने साफ साफ शब्दों में अपनी बात कही है कि किसी भी समस्या का समाधान रणभूमि में कभी भी नहीं होता है। समाधान का रास्ता बातचीत से ही निकलता है, डायलॉग से निकलता है, डिप्लोमेसी से निकलता है, और हमने बिना समय गंवाए उस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। दोनों पक्षों को साथ बैठ करके इस संकट की घड़ी से बाहर निकलने के रास्ते तलाशने होंगे। एक्सेलेंसी, आज हम जब रूबरू मिल रहे हैं तब मैं यूक्रेन की धरती पर, और आप जब मैं बच्चों की शहादत को उस जगह को देखकर आया और मेरा मन भरा हुआ है, तब मैं आज आपसे शांति की ओर आगे बढ़ने के मार्ग पर विशेष रूप से चर्चा करना चाहता हूं। For your question. So, first of all, a really very good meeting, and this historic one, and for us it's very important that the first Prime Minister from your very big country, and during all our history, all our independent history, so it's during last 33 years, almost 33, because tomorrow it will be the 33rd independent day. So this is historic moment for our nations. It's not about me or Prime Minister Modi, it's not about personalities. That's why I think that it's more important that both of us. It's about both our nations. And that's why I think it's historic moment, and I'm very thankful to Prime Minister for coming. The second one, so yes, it's a good beginning with some practical steps with the first 4 documents between our countries, and I think it's just beginning, and I think we'll continue, of course, we'll continue, and we decided that we can have on the level of governments, we'll have meetings, very productive. We respect our friends and partners who I think are sincerely interested in addressing all the issues and resolve all the issues associated with this conflict. First of all, it is Chinese People's Republic, Brazil, India. I'm in contact with my partners, and I have no doubt that the leaders of these countries, and we have the relations of trust and confidence with one another, will be really interested and provide a helping hand. And जिस तरह से जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस की यात्रा पर गए थे, और इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं यूक्रेन की यात्रा पर गए थे अगस्त महीने में, और अगस्त के आखिर में जब प्रधानमंत्री ने जेलेंस्की के साथ जो मीटिंग की थी, इन तस्वीरों आप देखिए कैसे
जो बॉडी लैंग्वेज है वो बता रही है कि कितने करीबी रिश्ते उन्होंने बनाए हैं जेलेंस्की के साथ। हालांकि जेलेंस्की वही राष्ट्रपति हैं जब पुतिन रूस की यात्रा पर गए थे तो उन्होंने तंज कसा था, आलोचना की थी भारत की और प्रधानमंत्री मोदी की। लेकिन उसके तकरीबन 1.5 महीने बाद जब उनसे मिलने पहुंचे तो लगा, ये तस्वीर आप देख रहे हैं पुतिन से जब मिले थे जुलाई के पहले हफ्ते में रूस जाकर, बहुत बड़ी बात थी। क्या इसका नतीजा अब आने वाला है? पूरी दुनिया हैरान है। आखिरकार भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो करके दिखा देंगे। 2.5 साल हो चुके हैं, पूरी दुनिया परेशान है। दुनिया का जो कारोबार है वो अस्त व्यस्त हो चुका है और वो समय आ गया है जब दोनों देशों को लगता है कि अब युद्ध खत्म हो जाना चाहिए। इसके अलावा जिस बात को लेकर युद्ध हुआ था, नेटो देशों की सदस्यता को लेकर जेलेंस्की का इस्तेमाल किया गया था पश्चिम देशों द्वारा, ये कहा गया बार बार। लेकिन दुनिया की जो कूटनीति है, जो दुनिया के जो रिश्ते हैं, बहुत उलझे हुए हैं। रूस जो कि भारत के करीब है लेकिन चीन के भी करीब है और चीन और भारत की पटती नहीं है। भारत जो रूस से करीब है वो पश्चिमी देशों के भी करीब है, अमेरिका भी करीब है, लेकिन अमेरिका और रूस की पटती नहीं है। इन सब के बीच में भारत ही वो देश है जिस पर तमाम देश भरोसा करते हैं। चीन को भी वो हैसियत हासिल नहीं है क्योंकि चीन लगातार अपनी विस्तारवादी नीति के चलते ताइवान पर नजर गड़ाए हुए है। भारत ने अपनी हैसियत आर्थिक तौर पर पूरी दुनिया में ऐसी बनाई है कि आज सब देशों को लगता है कि वो विश्वनेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हासिल है। दुनिया की एक बड़ी महाशक्ति बनने की ओर भारत जिस तरह से देखता है और कोशिश करता है, उस पर बहुत बड़ा मुकाम है। आज जब पुतिन का बयान आया, संभावित शांति वार्ता में एक मध्यस्थ की भूमिका निभा सकता है। साथ ही पुतिन ने चीन और ब्राजील का भी नाम लिया। ब्राजील एक बहुत बड़ा देश है जिसकी अर्थव्यवस्था भी बहुत अच्छी है, भारत के मुकाबले वो तकरीबन बराबरी पर है। चीन पूरी दुनिया में इस समय सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और अमेरिका को सीधे टक्कर देता है। ऐसे में क्या पुतिन का बयान ये जाहिर करता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले महीने जो कोशिश की थी, क्या उन कोशिशों का फल आने वाला है? क्या दुनिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंतजार कर रही है? उन्होंने जो कोशिश की थी वो पूरी होने वाली है? इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़े हैं, उनके पास चलते हैं, बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। सुकीर्ति जैन साहब है, नेता बीजेपी के, बहुत बहुत स्वागत है सुकीर्ति जी। विजय डोगरा साहब है, प्रवक्ता कांग्रेस के, बहुत बहुत स्वागत है डोगरा साहब। डॉक्टर करोड़ी सिंह जी है, विदेशी मामलों के जानकार, बहुत बहुत स्वागत है आपका डॉक्टर साहब। डॉक्टर मोहम्मद अमीन साहब है, विदेशी मामलों के जानकार, बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर करोड़ी सिंह जी, सबसे पहले आपके पास से आना चाहूंगा ताकि हम समझ सकें जो बयान पुतिन साहब ने आज दिया है उसके क्या मायने हैं। क्या भारतीय परिप्रेक्ष्य में उसको उस तरह देखा जाना चाहिए जैसे पूरी दुनिया क्या समझती है उसको लेकर? प्रधानमंत्री राष्ट्रपति पुतिन ने कहा है कि भारत, ब्राजील और चीन संभावित मध्यस्थता कर सकते हैं। जैसा कि हम सभी को पता है, प्रधानमंत्री मोदी जुलाई के पहले हफ्ते में रूस की यात्रा पर गए थे और उसके ठीक 1.5 महीने बाद अगस्त के आखिरी सप्ताह में वो यूक्रेन गए थे और माना गया था कि कुछ न कुछ है ऐसा संदेश जिसको लेकर वो यूक्रेन गए हैं। आपको लगता है वो समय आ गया है जब पुतिन का बयान आया है? क्या कहिएगा डॉक्टर करोड़ी सिंह जी? आपको आवाज आ रही है? जी आ रही है जी, जवाब दीजिए। देखिए, पुतिन ने जिस फोरम पे ये स्टेटमेंट दिया है उसमें विदेशी प्रतिनिधि भी थे और जो रशिया का फार ईस्टर्न पार्ट है उसको डेवलपमेंट के लिए, उसके इन्वेस्टमेंट के लिए, विदेशियों से इन्वेस्टमेंट के लिए ये फोरम रेगुलर हर साल बैठक होती है। और उसमें जो विदेशी थे उनको ये एहसास दिलाने के लिए कि मैं युद्ध को समाप्त करना चाहता हूं, मैं पीस की प्रोसेस में जाना चाहता हूं। तो ये लोकाचार मुझे ज्यादा लगता है, व्यवहारिकता कम लग रही है जी। क्योंकि व्यवहारिकता इसलिए नहीं लग रही, उन्होंने चीन, रशिया और ब्राजील तीनों को कहा है, वो तीनों ब्रिक्स में उसके सहयोगी हैं, ब्रिक्स के मेंबर हैं। इसके साथ साथ चीन ने बहुत पहले 12 पॉइंट का एक पीस प्रस्ताव रखा था। उसके बाद ब्राजील ने भी G20 का अध्यक्ष है और उन्होंने 6 पॉइंट का एक प्रस्ताव रखा। भारत ने अभी तक कोई प्रस्ताव नहीं रखा है, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री ने अभी रशिया और यूक्रेन दोनों की विजिट की। देखिए, प्रधानमंत्री की विजिट है, ये तो
अब जो अपने समकक्ष नेता है उससे बातचीत का है, लेकिन उसके पीछे भारत के विदेश मंत्री और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर दोनों साथ थे और वो ये जानना चाहते थे कि भाई रशिया का दृष्टिकोण क्या है शांति के लिए या पीस प्रोसेस कैसे आगे बढ़ाई जाए। इसी तरह से यूक्रेन का दृष्टिकोण जानना चाहते थे। तो भारत ने दोनों के दृष्टिकोण को जानकर मंथन किया होगा। अगर भारत कोई प्रस्ताव तैयार करता है और उसको अगर दोनों पार्टियों के सामने प्रस्तुत करता है तो उसका कुछ निष्कर्ष निकलेगा। अदरवाइज इससे पहले स्विट्जरलैंड में जो पीस समिट हुआ उसमें जेलेंस्की ने 10 पॉइंट रखे और उस 10 पॉइंट पे सब जो 80 जो पार्टिसिपेंट थे देश थे उन्होंने समर्थन कर दिया। भारत ने समर्थन नहीं किया क्योंकि वो एक तरफा था, उस रशिया को उसमें बुलाया नहीं गया था। अगर मान लीजिए दो पार्टी लड़ रहे हैं, एक पार्टी कोई प्रस्ताव रख रहा है तो उसको पीस प्रस्ताव नहीं कह सकते, दूसरी पार्टी का प्रतिनिधित्व तो होना चाहिए, तो वो नहीं था। तो वो तो एक तरह का एक तरफा था और उसमें ये डेमोन्स्ट्रेट करना था, रशिया को यह एहसास दिलाना था कि आप अकेले हैं, दुनिया हमारे साथ है, आप एग्रेसर हैं। तो स्विट्जरलैंड के प्रस्ताव का कोई मतलब नहीं था, लेकिन ब्राजील और चीन के प्रस्ताव थे, उनको नेटो स्वीकार करने को तैयार नहीं था। इसलिए अब पुतिन ने यह कहा है कि भारत, चीन और ब्राजील अगर कुछ करते हैं तो मैं उसके लिए तैयार हो सकता हूं, लेकिन उसने कंडीशन भी लगा दी है। उसने कह दिया कि जो मैंने अभी तक जिसको पे कंट्रोल कर लिया है वो छोड़ूंगा नहीं। लेकिन ऐसा नहीं है कि पुतिन ने पहले बार कहा है, इससे पहले भी वो कह चुके हैं कि यूक्रेन अगर डीनाजीफिकेशन होता है यूक्रेन की सेना का और अगर यूक्रेन ये कहे कि हम नाटो का सदस्य नहीं बनेंगे तो युद्ध विराम हो सकता है। तो यूक्रेन इसके लिए तैयार नहीं है। अब स्थिति यह है कि रशिया और यूक्रेन दोनों युद्ध में थक चुके हैं, क्योंकि किसी भी देश का आवाम है वो ईमान और अमन से जीना चाहता है, वो युद्ध नहीं चाहता, जंग नहीं चाहता है। तो रशिया और यूक्रेन दोनों में ही वहाँ का आवाम है वो अपने जो शासक हैं, हुक्मरान हैं, उसके अगेंस्ट में इकट्ठा हो रहा है। यूक्रेन में तो यहाँ तक स्थिति आ गई कि वहाँ के 5-6 मिनिस्टर्स ने त्याग पत्र दे दिया है और दूसरी तरफ जेलेंस्की के लिए ये लग रहा है कि वो करेंगे ये इलीगल है, क्योंकि मई में उनका टर्म खत्म हो गया, कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, इसलिए उसको प्रेसिडेंट रहने का अधिकार ही नहीं है। ये भी आवाज उठ रही है यूक्रेन के अंदर ही एक तरफ, और तीसरी तरफ उन्होंने जो ऑर्थोडॉक्स चर्च था उस पर बैन लगा दिया लीगली। तो ऑर्थोडॉक्स चर्च पे बैन लगाने का मतलब ये है कि आप रिलीजियस फ्रीडम को भी वहाँ अलाउ नहीं कर रहे हैं। और उसमें तो वेस्टर्न कंट्रीज है, अमेरिका भी डिफेंसिव हो गया, क्योंकि एक तरफ तो अमेरिका पूरी दुनिया में रिलीजियस फ्रीडम की वकालत करता है और दूसरी तरफ जेलेंस्की ने ऑर्थोडॉक्स चर्च पे बैन लगा दिया, उसके बारे में अमेरिका नहीं बोल रहा है। तो ऐसी स्थिति में रशिया और यूक्रेन दोनों में ही इंटरनल प्रॉब्लम भी है और दोनों को बाहर से भी दोनों थक चुके हैं। अभी जो नेटो और वेस्टर्न कंट्रीज हैं वो अपने स्कोर सेटल करना चाहते हैं, क्योंकि जब दो का संकट होता है तो तीसरा पार्टी इन्वॉल्व बिल्कुल डॉक्टर साहब, कहीं ना कहीं जो है बीच का रास्ता निकालने की तैयारी चल रही है ताकि दोनों ही को जो है एक सद्भावपूर्ण और दोनों को लगे विन विन सिचुएशन हो। डॉक्टर मोहम्मद अमीन साहब विदेशी मामलों के जानकार हमारे साथ हैं। अमीन साहब, जिस तरह की सिचुएशन आप देखते हैं और जो प्रधानमंत्री मोदी की यात्राएं हुई हैं पिछले 2 महीनों के अंदर, इनके बीच में कोई रिलेशन लगता है आपको जो आज पुतिन का बयान आया है? क्योंकि बार बार कहा जा रहा था कि आखिरकार मोदी जी रूस के बाद अचानक जो है यूक्रेन जब गए हैं तो कोई ना कोई संदेश होगा उनके पास दोनों तरफ से। उसके बाद आपको याद होगा जब वो लौट के आए थे तो उन्होंने पुतिन को फोन भी किया था यूक्रेन से लौटने के बाद, और अमेरिका के राष्ट्रपति को भी फोन किया था। और हाल ही में जो है सुरक्षा संचार सलाहकार हैं जॉन किर्बी, उनका बयान भी आया था अमेरिका के। उन्होंने कहा था कि हाँ, भारत पे हम भरोसा कर सकते, उम्मीद कर सकते। ये सब सारी परिस्थितियां जो है, जो इकोसिस्टम है वो बनता नजर आ रहा है। आपको कोई बड़ी खबर आने वाली है? देखिए, हमारा देश जो है पहले की सरकारों के टाइम में वेस्ट की पॉलिसी की तरफ देखता था और ईस्ट में सिर्फ हम अगर लेते हैं तो रशिया का साथ होता था और हम दबाव में काम करते थे। लेकिन अब हमारे देश की लीडरशिप ऐसी है जो विश्व विख्यात हो गई है, विश्व गुरु की तरफ बढ़ने वाली है, और उनका जो दृढ़ विश्वास है
आपने अभी देखा होगा कि G20 में G20 देशों को बुलाने के बाद हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर ने G21 करके भेजा है। तो ये सब चीजें विश्व के लोग देख रहे हैं। और कॉरिडोर की भी बात हुई, और यहाँ पर जो समझौते या जो भी कॉन्ट्रैक्ट करने थे वो सबके साइन हो गए, सबकी सहमति से, जबकि इससे पहले वाला समझौता जो था और जो सम्मेलन था उसके मिनट्स भी साइन नहीं हुए थे। ये बहुत बड़ी उपलब्धता है हमारे देश की। हमारे देश के जो इस वक्त विदेश मंत्री हैं वो रेगुलर डिप्लोमेट हैं, और इसकी वजह से उनकी जो मेहनत है वो रंग लाती है। इसी तरह से हमारे देश के जो सुरक्षा के सलाहकार हैं उनका भी जो मत है और उनका जो एक्शन है वो भी बहुत अच्छा है, जिसके बेस पे हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी चौवे और छक्के मारते जाके। यही आप देखेंगे कि इसीलिए अभी रशिया और यूक्रेन की बात के बीच में जो बात आई है, सबसे पहले हमारा चूंकि पुराना रशिया दोस्त है, आज का नहीं, बहुत पुराना है, लेकिन इस मामले में देखिए आप देखने को मिलेगा कि अमेरिका ने भी बात की हमारे देश के प्रधानमंत्री से और कहा कि इसको समझौता कराइए, और आप ही करा सकते हैं। इसीलिए देखिए अभी एक सम्मेलन में जब बोल रहे थे पुतिन, तो उन्होंने इस बात को कहा कि सिर्फ भारत और चाइना और ब्राजील, ये 3 देश अगर टेबल पे आते हैं हमारे समझौते के लिए तो बहुत अच्छा होगा, समझौता सौहार्दपूर्ण होगा। चीन को पूरा विश्वास है। क्यों? क्योंकि इंडिया तो दोस्त है ही है उनका रशिया का। चाइना से अभी वो मिल के आए, जाके आए चाइना, और ब्राजील से उनके अच्छे रिश्ते हैं ये पुराने। तो इन सब चीजों को देखते हुए शांति का जो शिखर सम्मेलन होगा उसमें भारत की बहुत बड़ी भूमिका होगी और बहुत बड़ा योगदान होगा भारत का। और भारत की अगर बात मानता है यूक्रेन और रशिया, तो विश्व शांति के लिए एक बहुत बड़ा प्रतीक होगा हमारा इंडिया। लेकिन मैं समझता हूं कि इन सब बातों के बीच में यही एक जो अड़चन है, उनका ये कहना है कि डॉन बॉस की जो है वो एरिया, सेना और एरिया उनको चाहिए, वो नहीं हटेंगे। उधर देखिए यूक्रेन को भी वो कहता है मैं नाटो में नहीं छोड़ूंगा। तो ये सब चीजें हैं, और 2 साल से युद्ध चल रहा है, उसका नतीजा अच्छा नहीं हुआ है, पर उसी देशों पे भी इस बात का असर हुआ है। आज आप देखेंगे इन सब बातों के वजह से ही आज रशिया भी कुछ झुकाव में है कि वहां पर समझौता होना चाहिए, और यूक्रेन भी चाहता है, क्योंकि यूक्रेन को भी जितनी भी नाटो देशों से और यूके से और अमेरिका से जो एड मिलनी थी इकोनॉमिकली और सैनिक सामान जो भी मिला था बहुत मिला है, लेकिन अब वो लोग भी पीछे कुछ हटते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि अमेरिका को कई जगह सप्लाई करनी होती है। तो इसलिए अब वो बात को अमेरिका भी चाहता है कि भारत बीच में आए। भारत का भी रोल है, और भारत के हमारे जो प्रधानमंत्री हैं इसीलिए वो गए थे, उनका माइंड लिया उन्होंने रशिया का, पुतिन का, उसके बाद यूक्रेन गए। जबकि यूक्रेन के ज़ेलेंस्की को बहुत बुरा लगा था उस टाइम, लेकिन नहीं, अभी जब गए तो बड़ा सौहार्दपूर्ण बात हुई है, और बात होने के बाद मैं समझता हूँ समझौते की एक टेबल पे आएंगे तो बहुत अच्छा बात होगी, और हमारे देश के लिए भी अच्छा होगा, पड़ोसी देशों के लिए भी अच्छा होगा, और विश्व शांति के लिए भी अच्छा होगा। बिल्कुल डॉक्टर साहब, बहुत शेयर कर दिया आपने। विजय डोगरा साहब, आखिरकार कहीं न कहीं कोई संदेश आया है, देश का नाम बढ़ा है, और पुतिन का बयान जो है जिस संदर्भ में आया है उसने कहीं न कहीं भारत का मान बढ़ाया है। आप लोग बार बार कहते थे पुतिन और वहाँ की यात्रा पर गए हैं मोदी, वो युद्ध रुकवा करके दिखा दें, एक तंज कसते थे आप लोग। अभी आपको थोड़ा सा लग रहा है कि हाँ, जो यात्राएं की गई हैं, बार बार आप लोग सवाल उठाते थे विदेश यात्राओं को लेकर, अभी लग रहा है कुछ देश का भला हुआ है, कुछ मोदी जी ने कुछ करके दिखाया है? सबसे पहले तो आप सबको मेरा नमस्कार। जी बिल्कुल। आज क्योंकि राष्ट्रीय अध्यापक दिवस, उसके भी सभी गुरुजनों को मैं प्रणाम करता हूँ, और ये आशा रखता हूँ कि ये जो क्योंकि 2 देशों के बीच युद्ध विराम की बात हो रही है, और भारत क्योंकि रशिया का बहुत अच्छा दोस्त रहा है, और अगर रशिया के राष्ट्रपति ने अगर ये इच्छा जताई है कि देश के हमारे माननीय प्रधानमंत्री इस कर सकते हैं, तो इसमें हमें तो बड़े हमारे फख्र की बात है कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री की मध्यस्थता की बात हो रही है। इसमें कांग्रेस बीजेपी की बात नहीं है, इसमें बात है देश की अस्मिता की, और देश को इतना बड़ा मान मिलना, क्योंकि रशिया के साथ हिंदुस्तान का खड़ा होना
और रशिया के राष्ट्रपति ये चाह रहे हैं मध्यस्थता करे और दोनों देशों के बीच बैठ के जिस तरह से वार्तालाप होनी चाहिए, मैं ये समझता हूँ कि विश्व शांति का दूत तो हिंदुस्तान पहले भी जाना जाता है और अभी भी इस बड़े युद्ध में अगर भारत इसमें एक अहम भूमिका निभाता है तो ये सबके इस देशवासियों के लिए बड़े फख्र की बात होगी। उसमें कोई राजनीतिक चर्चा की बात नहीं है। लेकिन सवाल विजय डोगरा साहब, आपकी बात सही है, लेकिन आपकी पार्टी जो स्टैंड लेती रही है, लगातार तंज कसती रही है कि मोदी जी क्या युद्ध रुकवाएंगे और मोदी जी जो है रुकवा के दिखवाएं, ये सब कहा जाता रहा है। अभी मैं सीधा सवाल है, आपको लग रहा है चीजें सही दिशा की ओर जाती दिखाई दे रही हैं? देश का नाम बड़ा है, कद बड़ा है और मोदी जी ने वो करके दिखाया है जो लगातार सवालों घेरे में रहता था। देखिए, सवाल चुनावी दौर में क्या बातें होती है उसके ऊपर मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि अब वो सिलसिला खत्म। अब तो बात यह है कि जिस परिप्रेक्ष्य में ये सारी बातें हो रही उसको हम लोग अगर राजनीति के साथ जोड़ेंगे तो शायद ये देश हित में नहीं हो। और कांग्रेस पार्टी देश के बाहर नहीं है और देश का मान बढ़ाने में कांग्रेस पार्टी का भी उतना ही योगदान है जितना दूसरे राजनीतिक दलों का। इस समय हमें दलगत राजनीति से ऊपर उठ के जो रशिया ये चाहता है कि भारत मध्यस्थता करे, और भारत मध्यस्थता इसलिए कर सकता है कि पिछले आप कई दशकों से देखें, जब जब कहीं विश्व शांति की कहीं बात आई तो हिंदुस्तान ने एक अग्रणी भूमिका भी निभाई और उसमें हमारा देश पीछे नहीं, क्योंकि मात्र बीजेपी के प्रधानमंत्री नहीं है, वो हमारे के। और इसलिए मैं ये चाहता हूं कि हमें अगर रशिया ये चाह रहा है कि भारत उसमें एक मुख्य भूमिका निभाए, मैं समझता हूं कि हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री भी सक्षम है, वो इसमें एक अच्छी भूमिका निभा सकते हैं। और सभी देश मिलके यूक्रेन और रशिया के राष्ट्रपति को बिठा के अगर इसके ऊपर कोई मध्यस्थता की बात आती है तो मैं समझता हूं कि इसको हमें 2 कदम और आगे बढ़ाना चाहिए और विश्व शांति की बात हमें करनी चाहिए। ठीक है विजय डोगरा साहब, बहुत अच्छी बात कही आपने। सुकीर्ति जैन साहब मेरे साथ हैं। सुकीर्ति जैन साहब, लगातार बीजेपी तो खैर खुश होगी ही क्योंकि लगातार कहा जा रहा था कि मोदी जी ने पूरी दुनिया में भारत का कद बढ़ाया है, लेकिन जो बयान आए, शुरुआती बयान, वो बता रहे हैं कि महाराष्ट्र, हरियाणा और कश्मीर के चुनाव में इसका इस्तेमाल भी होने लगा है। जिस तरह से आप लोग लगातार इसको जो है एक उपलब्धि के तौर पर, ये देश की उपलब्धि है, लेकिन सरकार की उपलब्धि भी मान सकते हैं, लेकिन पार्टी की उपलब्धि मानना ये थोड़ा सा कुछ ज्यादा नहीं हो जाएगा? आदरणीय पांडे जी, आपके चैनल को अलग कर देता जी। मोदी जी थोड़ी बात करते हैं, कुछ चैनल वाले बहुत लंबी खींच देते हैं उसको। इको आ रही, इको। हेलो जी बोलिए। अब ठीक है आवाज? जी। मोदी, जब ये यूक्रेन और रूस का युद्ध प्रारंभ हुआ था उस समय माननीय नरेंद्र मोदी जी का बयान आया था, इस युद्ध में भारत की भूमिका तटस्थ देश की रहेगी। उनका यही स्टेटमेंट आज दोनों देशों के बीच में विश्वास का आधार बना है। दूसरी बात, रूस ने यूक्रेन पर हमला क्यों किया? क्या वो कारण खत्म हुए जो दोनों के समझौते होंगे? वो कारण खत्म नहीं हुआ। यूक्रेन नाटो का मेंबर बनने जा रहा था, रूस ने उसको ऐसा करने से रोकने के लिए उस पर युद्ध थोप दिया और रूस के चारों तरफ कम से कम 8 से 10 देश ऐसे हैं जो नाटो की मेंबर भी हैं। आज ये बयान, जहां तक प्रश्न उठता है, किसी भी बयान का विश्लेषण करना, थ्योरी और प्रैक्टिकल। थ्योरी बहुत अच्छी बात है, रूस की जनता, रूस का शासन, जेलेंस्की का शासन भारतवर्ष का शासन नहीं है कि यहाँ पर सहन करते हैं। वहां तो जवाब देने की ही प्रकृति है और इतिहास भी जवाब देने का है। आज यदि मान लीजिए बात आई है, पुतिन साहब ने कहा है, तो हमको जो है इसको इतनी जल्दी उसको प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं मान लेना पड़े। ये फैक्ट है। हम राजनीतिक दृष्टिकोण से
हम उसका कीर्ति उपयोग जैन खूब साहब, करें। देखिए इतनी जल्दी कोई नहीं मान रहा है, लेकिन कूटनीति में क्या होता है, शब्दों का बड़ा महत्व होता है और चीजें धीरे धीरे शेप लेती हैं। आपने देखा होगा जुलाई से शुरुआत हुई रूस यात्रा से, उसके बाद 1.5 महीने बाद यूक्रेन की यात्रा में गए और उसके करीब 15 दिन बाद आज जो है बयान आ रहा है। तो कहीं ना कहीं चीजें जो है शेप लेती दिखाई दे रही, शेप को ही समझना होता है संबंधों में, और वो एक होता हुआ दिखाई दे रहा है। पांडे जी, जो राजनीतिक लोग हैं, ये चुनाव चल रहे हैं और टाइमिंग का बड़ा महत्व है। पोलैंड गए मोदी जी, जेलेंस्की से मिले, पुतिन से बात हुई, उसके लौट के आने के बाद अमेरिका से बात हुई। ये एक टाइमिंग की बात है। ये घटनाक्रम तो 2 महीने पहले भी हो सकता था, लेकिन चुनाव थोड़ी 2 महीने पहले। इसीलिए मैंने कहा था ना कि चुनाव में इस्तेमाल आप लोग करने लगे हैं। ये पार्टी की उपलब्धि नहीं, देश की उपलब्धि है। नहीं, मेरी बात तो सुनिए आप जरा। एक बात तो आप जानते हैं कि मैं बिल्कुल सटीक विश्लेषण करूंगा। चुनाव है, हम उसका चुनाव में लाभ लेंगे, ये राजनीति का हिस्सा है ये। लेकिन जहां तक सच्चाई की बात है, रूस ने यूक्रेन पर यदि हमला किया है तो जब तक वो कारण खत्म नहीं हो जाएगा तब तक युद्ध समाप्त नहीं होगा। कम हो सकता है, ज्यादा हो सकता है, युद्ध विराम हो सकता है, लेकिन शांति वार्ता संभव होगी, ऐसा मैं प्रैक्टिकली बिल्कुल ऐसा प्रतीत नहीं होता है। चुनाव का समय है, नरेंद्र मोदी जी ने वहां की यात्राएं की हैं, हम उसका लाभ लेंगे और निश्चित रूप से जो है आने वाले चुनाव में उसका लाभ भी मिलेगा। अब कितना मिलता है, कितने प्रतिशत का मिलता है, लेकिन जहां तक ये जिस विषय पर आपने चर्चा की, ये अपने डिबेट चल रही है कि क्या वहां पर युद्ध विराम होगा, जैसा मुझे लगता है कि नाटो का देश बन रहा था यूक्रेन, वो रूस को पसंद नहीं था। रूस ऑलरेडी नाटो के 10 देशों से चारों तरफ से घिरा हुआ था, उसमें से 11वां देश ये भी हो जाता, इसलिए उसने जेलेंस्की को रोका ऐसा करने से। और जैसे ही युद्ध विराम होता है वैसे ही वो नाटो का देश सदस्य बन जाएगा, जो रूस को पसंद नहीं है। अब दूसरी बात ये आती है कि एक कूटनीतिक स्टेटमेंट हो सकता है, चीन, ब्राजील, भारत इसमें महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकते हैं। निश्चित रूप से यदि उन्होंने ये विश्वास व्यक्त किया है तो भारत के लिए गौरव की बात है। और चूंकि चुनाव का समय चल रहा है और इसी टाइमिंग को जो है नरेंद्र मोदी जी विपरीत परिस्थितियों को सकारात्मक बदलना जानते हैं, तो निश्चित रूप से इसका जो है यहाँ पर राजनीतिक तौर पर लाभ लिया जाएगा। लेकिन अंत में एक ही बात मैं कहना चाहूंगा कि जेलेंस्की यूक्रेन और रूस में शांति युद्ध विराम हो सकता है, लेकिन युद्ध बंद नहीं होगा। जैसा मैं उसकी सामरिक परिस्थितियां जो दोनों की ऐसी हैं कि जेलेंस्की की मजबूरी है, यूक्रेन की मजबूरी है कि नाटो देश की मदद लेना, रूस की ये मजबूरी है कि नाटो देश के प्रभाव को रोकना। ये दोनों दो विपरीत परिस्थितियां हैं, एक उत्तर एक दक्षिण है, और वो इतनी जल्दी में मिलेंगे नहीं। युद्ध विराम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। चुनावी समय में मोदी जी ने दौरा किया, उसका राजनीतिक लाभ मिलेगा, निश्चित रूप से उसका लिया जाएगा, क्योंकि राजनीति करते हैं और उसमें हर कदम का भी प्रभाव पड़ता है। सुकीर्ति जैन साहब, आपने बहुत ही जो है ईमानदारी व्याख्या की है पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर भी, लेकिन खास तौर पर यहाँ जो बड़ा सवाल है, डॉक्टर करोड़ी सिंह के पास आऊंगा और ये जानने की कोशिश करेंगे ब्रेक के बाद कि आखिरकार इसमें आगे क्या होगा। छोटा सा ब्रेक। नए भारत का नया उत्तर प्रदेश $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने की ओर है अग्रसर। स्थानीय उत्पादों को यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो ने दिया है इंटरनेशनल मार्केट। पहले संस्करण में 70,000 से अधिक खरीदारों और 3 लाख से अधिक आगंतुकों से कारोबारियों का बढ़ा है हौसला। यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो के द्वितीय संस्करण का आयोजन 25 से 29 सितंबर 2024 तक ग्रेटर नोएडा में किया जा रहा है।
आइए इस वैश्विक व्यापारिक महाकुंभ का हिस्सा बनकर अपने व्यवसाय को दें नई दिशा। यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो, सोर्सिंग का अद्वितीय मंच। और ब्रेक के बाद राष्ट्रधर्म में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज बात कर रहे हैं रूस के राष्ट्रपति पुतिन का जो बयान आया है। उसने कहा है कि यूक्रेन के साथ युद्ध जो होगा चल रहा है उसमें संभावित शांति वार्ता की जो मध्यस्थता है उसमें भारत भी शामिल हो सकता है, कर सकता है। ये बड़ा बयान है। हाल ही में जो है पिछले महीने जो है प्रधानमंत्री मोदी रूस और यूक्रेन की यात्रा पर गए थे। उसके मद्देनजर ये बड़ा सवाल था, क्या मोदी युद्ध रुकवा सकते हैं? इसी पर चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। सुकीर्ति जैन साहब हैं, नेता बीजेपी के। विजय डोगरा साहब हैं, प्रवक्ता कांग्रेस के। डॉक्टर करोड़ी सिंह जी हैं, विदेशी मामलों के जानकार। डॉक्टर मोहम्मद अमीन साहब हैं, विदेशी मामलों के जानकार। डॉक्टर करोड़ी सिंह जी, बड़ा सवाल सुकीर्ति जैन साहब ने खड़ा किया और ये कहा है कि भारत में चुनाव चल रहे हैं इसलिए पुतिन ने बयान दिया होगा। लेकिन पुतिन को क्या पता कि भारत के कोई छोटे से 2 राज्यों में चुनाव चल रहा है, या वो ये कहना चाहते हैं मोदी जी ने उनसे कह के जो है बयान दिलवाया कि देखिए हम चुनाव में हार रहे हैं, या मान लीजिए हम जीत भी रहे हैं तो थोड़ा सा हमें मदद कर दीजिए और एक ऐसा बयान दे दीजिए जिससे हम कश्मीर के चुनाव में आगे निकल जाएं। और ये क्या संभव है? पुतिन ऐसा बयान मोदी जी के कहने पर देंगे? तो ये थोड़ा सा जो है कुछ अतिशयोक्ति वाली बात लगती है। लेकिन यहाँ पर जो सवाल खड़े किए जा रहे हैं उसमें लगता है कि दुनिया जो है आर्थिक हालात पर जुड़ी हुई है। रसिया की आर्थिक हालत भी वैसी नहीं बची है जो युद्ध शुरू करने के समय थी, और जेलेंस्की भी जो है सियासी तौर पर अब उतने मजबूत नहीं है। जैसा कि आपने बताया, अमेरिका अब जो उतने मदद नहीं कर रहा है, तो हालात पूरी तरह बदल चुके हैं। दुनिया में अब कोई नहीं चाहता युद्ध चले। हथियार जितने बेचने थे बेचे जा चुके हैं, तेल जितना बेचना था बेच जा चुका है। तो बड़ा सवाल यह है क्या चीजें जाती दिखाई दे रही हैं। ताइवान का मुद्दा भी है क्योंकि चीन का नाम ले लिया गया है। चीन और जो ताइवान पर जो उसकी विस्तारवादी नीति है वो भी बड़ा सवाल है। इसलिए भारत ही वो देश है जिसकी क्रेडिबिलिटी ज्यादा है। थोड़ा सा इसको और समझा दीजिए जरा। देखिए, हमारे साथी जो विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रवक्ता हैं तो वो राजनीतिक दृष्टि से भी सोचेंगे तो कोई उसमें अतिशयोक्ति नहीं है। लेकिन ऐसा हमारे प्रधानमंत्री ने पुतिन को कहा होगा वो भारत का नाम लेंगे, इसमें हम मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा दूर तक जा रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं हुआ होगा। लेकिन घरेलू राजनीति में जब राजनीतिक दल कम्पीट कर रहे हैं एक दूसरे से, तो कोई भी परिस्थिति हो उसमें उसका फायदा उठाने की कोशिश करेंगे। ये स्वाभाविक प्रक्रिया है डोमेस्टिक लेवल पे। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भारत का प्रारंभ से ही, आज से नहीं, स्वतंत्रता से लेकर जो आज तक दृष्टिकोण रहा है वो विश्व शांति का रहा है। और भारत ने अपना योगदान दिया है। पीस कीपिंग फोर्सेज भी भेजी हैं और दूसरे भी मामलों में भारत का योगदान रहा है। तो भारत की नीति कोई प्रधानमंत्री या एक नेता बदलने से बहुत ज्यादा आधारभूत परिवर्तन नहीं होता है। भारत का वर्ल्ड व्यू है, विश्व का जो बारे में जो दृष्टिकोण है उसमें ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। वो भारत की संस्कृति से आता है, इंडिविजुअल से नहीं आता है। तो ये तो एक स्वाभाविक प्रक्रिया है कि राजनीतिक दल डोमेस्टिक मामले में अपने फायदे के लिए उसको उस तरीके से इंटरप्रेट करेंगे। जहां तक यूक्रेन और रशिया का सवाल है, देखिए अभी जो स्टेटमेंट दिया है वो मुझे लोकाचार वाला ज्यादा लग रहा है। उसमें हमें बहुत ज्यादा गहराई में जाने की जरूरत इसलिए नहीं है कि भारत ने अभी कोई कॉन्क्रीट प्रस्ताव नहीं दिया है। भारत ने दोनों का दृष्टिकोण समझा है। और जैसे अमेरिका के प्रेसिडेंट से भी बात हुई तो अमेरिका का भी दृष्टिकोण जाना होगा जो हम कयास लगा सकते हैं। तो अगर प्रस्ताव तैयार करते हैं हमारे विदेश मंत्री, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर और दूसरे हमारे जो नीति निर्माता हैं, वो अगर प्रस्ताव तैयार करके रखते हैं तो उसके बाद सोचा जा सकता है। लेकिन अगर पीस के लिए कोई प्रस्ताव होता है तो एक ही प्रस्ताव हो सकता है, पहले आप सीज फायर तो कीजिए, आज की जो स्थिति है वो बनाए रखिए और उसके बाद आगे समझौते की तरफ जाएंगे। और जो पीस के जो सीज फायर की बात कर सकता है वो मेरे ख्याल से एक देश बात करेगा तो उससे सीज फायर होता नहीं लग रहा है। उसके लिए सबसे अच्छी एजेंसी है वो संयुक्त राष्ट्र संघ है और संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रस्ताव हुए सीज फायर का, और उसके बाद जो देश एक्टिव हैं वो मिलके कोई न कोई प्रस्ताव तैयार करें कि आगे के लिए शांति स्थापित हो। युद्ध तो रुक गया, लेकिन अब जो नेगोशिएशन होगा कि रशिया ने जो कब्जा कर लिया है या जो यूक्रेन ने कर दिया है या भविष्य में शांति की
प्रक्रिया क्या होगी कि शांति से रहेंगे, ये आगे की बात है। इसमें टर्की बहुत एक्टिव रहा शुरू से ही। जब से युद्ध शुरू हुआ, ब्लैक सी में व्यापार की दृष्टि से सप्लाई चेन बनी रहे तो टर्की ने सकारात्मक भूमिका निभाई, और रशिया और यूक्रेन दोनों ने कहा कि ब्लैक सी से व्यापार होता रहेगा, एग्रो प्रोडक्ट, फर्टिलाइजर्स जाते रहेंगे, क्योंकि पूरी दुनिया पे नेगेटिव इम्पैक्ट हो रहा है। दूसरा, टर्की ने ये किया कि जो प्रिजनर्स थे दोनों साइड में, उनके एक्सचेंज की प्रक्रिया भी टर्की ने तय की है। तो टर्की नेटो का देश होते हुए भी एक मध्यस्थता करने की कोशिश की, लेकिन टर्की की एक सीमा है, उससे आगे मध्यस्थता नहीं कर सकता। दूसरी तरफ हंगरी के प्राइम मिनिस्टर हैं, जो आजकल काउंसिल ऑफ यूरोप के प्रेसिडेंट भी हैं, उन्होंने प्रयास किया, वो यूक्रेन भी आए, रशिया भी गए, चीन भी गए, और उसके बाद नेटो का वाशिंगटन में सम्मेलन हुआ, वहां भी पहुंचे। लेकिन पोलैंड जैसे देश है, पोलैंड अपना हित दूसरे तरीके से देखता है। तो पोलैंड के जो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री हैं डोनाल्ड टस्क, उन्होंने कहा कि ये अधिकार किसने दिया हंगरी के प्राइम मिनिस्टर को कि वो नेटो की तरफ से सबसे जाके मिले और पीस नेगोशिएशन की बात करे। तो हंगरी के प्राइम मिनिस्टर को यह कहना पड़ा कि मैं इंडिविजुअल कैपेसिटी में गया था। पोलैंड इसलिए चाहता है कि अगर पीस प्रोसेस हो गई और अगर रशिया जीत भी जाता है तो रशिया उनके बॉर्डर पे आ जाएगा, पोलैंड के लिए खतरा हो जाएगा। तो पोलैंड चाहता है कि नेटो रशिया को पूरी तरह से खत्म करें, कमजोर करें, तो पोलैंड सेफ रहेगा। क्योंकि हर देश, जैसे हमारे प्रधानमंत्री कई बार कहते हैं, आपदा में अवसर, तो जो दूसरे देश होते हैं वो अपना अवसर भी ढूंढते हैं। और अपने यहाँ तो सामान्यतः कहा जाता है कि अगर दो की लड़ाई में तीसरा इन्वॉल्व हो जाता है तो वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, सुलझती नहीं है, उलझती ज्यादा है। तो अगर दूसरे कोई प्रयास करें तो उनकी भी एक सीमा होती है। तो मेरे विचार से संयुक्त राष्ट्र संघ एक अप्रोप्रिएट एजेंसी होती है, उसके थ्रू सीज फायर की बात की जाए। तो भारत तो प्रारंभ से ही संयुक्त राष्ट्र संघ के जो यूएन चार्टर के प्रिंसिपल्स हैं, यूएन चार्टर में जो भी पीस के लिए प्रस्ताव दिए जाते हैं, भारत हमेशा ऐसे प्रस्तावों का समर्थन लेकिन करता डॉक्टर करोड़ी, डॉक्टर किरोड़ी साहब, यहाँ पे थोड़ा रोकना चाहूंगा आपको याद होगा यूएन के जनरल सेक्रेटरी ने खुद कहा था भारत ही वो देश है जो शांति वार्ता शुरू करवा सकता है। यानी कि यूएन ने कहीं ना कहीं, उन्होंने भी जो है भारत पर भरोसा जाहिर किया था। तो इस संदर्भ में आपने देखते हैं कि भारत की जो है मुहिम जो है कहीं ना कहीं आगे बढ़ रही है। देखिए, भारत की एक प्रतिष्ठा है एक देश के रूप में, और वो आज से नहीं, प्रारंभ से ही है। पहले जब कोल्ड वार था, शीत युद्ध था, डिवाइडेड था, भारत एक न्यूट्रल देश के रूप में नॉन अलाइन मूवमेंट भारत के नेतृत्व में शुरू हुआ। आज भी भारत की है कि भारत जो न्याय का समर्थन करता है, शांति का समर्थन करता है। तो भारत की एक ग्लोबल लेवल पे प्रतिष्ठा है। भारत एग्रेसर किसी भी रूप में नहीं रहा है, और इसीलिए सब विश्वास व्यक्त कर रहे हैं। और अभी जो यूक्रेन गए प्रधानमंत्री, तो जेलेंस्की ने भी ये कहा कि अगला शांति सम्मेलन है वो भारत के इनिशिएटिव से होना चाहिए, भारत में होना चाहिए। उन्होंने कहा है शांति सम्मेलन के लिए। तो लेकिन शांति सम्मेलन होने से क्या शांति स्थापित हो जाएगी? चिंता वो बात नहीं है कि सब प्रस्ताव रखा रहने चाहिए, उस प्रस्ताव की प्रैक्टिकल कैसे होगा, उसका उस पर एक्शन कैसे लिया जाएगा। और इसीलिए भारत अच्छी तरह से मंथन कर रहा है, क्योंकि भारत अगर जल्दबाजी में कोई प्रस्ताव रखे और वो स्वीकार नहीं हो रहा, टर्न डाउन होता है, तो उससे भारत की प्रतिष्ठा गिरती बढ़ती नहीं है। और अगर प्रस्ताव रखता है और वो सफल होता है तो निश्चित रूप से भारत की प्रतिष्ठा बढ़ती है। तो मुझे लग रहा है कि भारत अभी मंथन कर रहा है, और मंथन करके कोई प्रस्ताव अगर तैयार करते हैं, रखते हैं, जिसमें दोनों पार्टियां सहमत होंगी, और दोनों पार्टियां सहमत होंगी तो सीज फायर होगा, और सीज फायर के आगे की प्रोसेस चलेगी। फिर नेगोशिएशन होगा कि यूक्रेन मेंबर बने, नाटो का बने या नहीं बने, ऐसी कंडीशन रखी जाएगी। रशिया कहेगा कि नहीं बने तो ये कहा जाएगा कि भाई यूक्रेन नाटो का मेंबर नहीं बनेगा। रशिया क्या वो जमीन छोड़ेगा या नहीं छोड़ेगा? जो कब्जा कर लिया 18% यूक्रेन पे, यूक्रेन ने तो 0.007% पे, रशिया के पास तो जमीन बहुत है, बहुत थोड़े से एरिया पे कब्जा किया। रशिया ने तो बहुत बड़े पे कर लिया है।
तो क्या आसानी से रशिया छोड़ देगा? अगर मान लीजिए जो सामान्यतः हम कहते हैं कि रेफरेंडम करवा लिया जाए, वहां के लोगों का ओपिनियन पूछ लिया जाए, तो वो तो रशिया के पक्ष में जाएंगे, क्योंकि वो ज्यादातर रशियन स्पीकिंग लोग हैं, रशिया का पहले से प्रभाव है। तो इसीलिए रशिया ये चाहता था कि यूक्रेन से इस पार्ट को अलग किया जाए। तो इतनी सिंपल चीजें नहीं है कि प्रस्ताव दिया और प्रस्ताव स्वीकार हो गया और शांति। बिल्कुल डॉक्टर साहब, आपने बहुत ही सही तरीके से विश्लेषण किया है। पूरी जो टाइमलाइन है उसका बहुत अच्छा विश्लेषण किया है और बताया कि भविष्य में रास्ता किधर ज्यादा दिखाई दे रहा है। डॉक्टर मोहम्मद अमीन साहब जो है, यहाँ पर जिस तरह से रास्ता आगे बढ़ रहा है, इसमें एक जो आज पुतिन का बयान है उसमें उन्होंने चीन और ब्राजील का नाम क्यों लिया, जबकि भारत के प्रधानमंत्री यात्रा कर रहे हैं। इसमें चीन तो चलिए उनका सहयोगी है, चूंकि अमेरिका विरोधी दोनों देश हैं, और एक सहयोगी है, लेकिन ब्राजील भी इसमें शामिल है, और चीन के होने से भारत में कितनी बड़ी दिक्कत है, ये थोड़ा सा समझना चाहेंगे आपसे। नहीं, आप देखिए ना, जहां तक सवाल है कि पुतिन ने जो लिया है चाइना का नाम और ब्राजील का, तो चाइना का इसलिए लिया है कि अभी उनकी जो दौरा था पर्सनल, पुतिन साहब ने वहां पर ऑफिशियल अब पर्सनल जो भी माना जाए वहां दौरा किया और उनसे अच्छी संपर्क बात हुई, और बात करके उन्होंने बहुत गहराई से बात की, और बात करने के बाद ये बात कर ली होगी कि हम आपको शांति वार्ता में आगे करेंगे, क्योंकि वो उनका हित ध्यान में रखेगा रशिया का। और ब्राजील भी उसका अच्छा दोस्त है और अच्छी स्थिति है उसकी, और इंडिया भी अपना पुराना दोस्त है रशिया का, जिसकी वजह से कि उसको भी स्थिति अच्छी है इंडिया की, और उसके बारे में अच्छा पॉजिटिव सोचेंगे, निगेटिविटी नहीं होगी। इसलिए इस बात को उन्होंने रखा है कि अपने के स्पीच में कहा कि अगर इंडिया, चाइना और ब्राजील तीनों ही कंट्री अगर आते हैं शांति वार्ता के लिए, तो ये बहुत अच्छी बात होगी रशिया के लिए। देखिए, अभी देखिए, पहला जो यूक्रेन शांति का जो शिखर सम्मेलन किया गया था स्विट्जरलैंड में जून में, लेकिन उसमें 90 देश आए। 90 देश आने के बावजूद भी वो चीज बात नहीं हो पाई। क्यों? क्योंकि वहां पे रशिया ना मौजूद था, ना उसका कोई रिप्रेजेंटेटिव था, न उनके लोगों ने भाग लिया, न उनसे समर्थित लोग वहां पर पहुंचे। तो ये बात वहां से हट गई, चाहे भले से 80 या 90 देशों ने वहां पर भाग लिया। और हमेशा इस बात को देखिए कि अमेरिका जो है, जो यूक्रेन के पीछे है, वो हमेशा सिर्फ बात करता है। अब स्थिति ये आ गई है कि उसको सपोर्ट भी नहीं कर रहा है, ना तो फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहा है, ना ही ज्यादा उसको हथियार भी दे रहा है, क्योंकि उसको जो अपने हथियार टेस्टिंग थे वो पूरे हो चुके हैं। उन्होंने अपनी मारक क्षमता देख ली अपने हथियारों की। अब हमारा यहाँ तक सवाल है इंडिया का, तो इंडिया के जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने रशिया का भी दौरा किया, यूक्रेन का भी दौरा किया, इनसे भी संपर्क किया, पूरी बात की डिटेल में, यूक्रेन से बात की, उनका भी मन देखा और क्या किया। और अभी भी देखिए, हमारे देश के जो प्राइम मिनिस्टर हैं अभी ब्रुनेई गए हुए हैं। ब्रुनेई जाने के बाद वहाँ के सिंगापुर में बात की है, जहाँ पे समझौते चाइना का प्रभाव है। आप देखेंगे कि हमारे देश का जो है वो है 2.6 बिलियन हम करते हैं, जबकि चाइना जो है 286 मिलियन का व्यापार करता है। हमारा इंडिया 286 का मिलियन का करता है, और चाइना जो है 2.6 बिलियन का व्यापार करता है। तो उसमें ये बात रखी गई कि इंडिया पैसिफिक रीजन में जो है हमारी, जो इस बात को रखा गया कि फ्रीडम है, तो इंडिया प्रायोरिटी पे है, पर आसियान देशों का भी है मूवमेंट, उसमें भी हमारा मेंबरशिप है और हम उसकी लीडरशिप करते रहे, ऐसा नहीं है। तो ये जो सॉवरेनिटी है ऑन वायलेशन ऑफ द सी का भी है। तो चाइना का जो प्रोत बनता जा रहा है, जैसे आपने देखा होगा कि चाइना ने अभी कोशिश की है बांग्लादेश में, लेकिन वहां पर जो जीत हुई है वह अमेरिका की हुई है। घुसपैठी जो अमेरिका के थे उन्होंने जीत की, क्योंकि इन्होंने वहां की जो प्राइम मिनिस्टर की हसीना, उनको मिलने से इनकार कर दिया चाइना ने, और वो वापस चली आई, और इसके पीछे विद्रोह हो गया। और अभी भी जो चाइनीज एम्बेसडर हैं वो जाके किन लोगों से मिले? वहां पे मौलाना लोगों से मिले, जमायत के लोग हैं जो कि वहां पे आतंकवादी गतिविधियों के लिए जाने जाते हैं, जिनको हसीना ने अब जेलों में रखा हुआ था, उनको बाहर लाए। तो अपनी चाइना की अपनी नीति है, अपना स्टाइल है, और उसके सामने बहुत चीजें हैं, लेकिन इस वक्त वो रशिया को सपोर्ट करेगा, ये रशिया को कॉन्फिडेंस है। इसलिए रशिया ने कहा है कि इंडिया, चाइना और ब्राजील अगर आएगा टेबल पे तो हम उस बात को मानेंगे। लेकिन मैं तो समझता हूँ ये $1 मिलियन क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि जो बात आ रही है डॉन बास्को की वहां पे आ रही है,
और नाटो देशों की सदस्यता छोड़ने की बात आ रही है, तो क्या छोड़ेगा यूक्रेन? नहीं लेगा। बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अभी बुरे समय में यूक्रेन का साथ देने वालों में आपका यूके था, नाटो कंट्रीज से, और यूएस था, जिसकी वजह से मैं नहीं लगता कि ये उसकी जो शर्त है, रशिया की मेन शर्त है, जो भी कह रहे थे हमारे साथी, कि उसको जो है नाटो देशों से नहीं संपर्क करना है, इसलिए वो इस बात को मानने को तैयार नहीं होगा। और ये अभी चलेगा प्रोसेस। जब आप देख रहे हैं लड़ाई 2.25 साल हो गई चल रही है, तो क्या ये शांति समझौता एक दिनों में होने वाला है? नहीं है। ये शांति समझौते की प्रैक्टिस चलती रहेगी, बातें चलती रहेंगी, धीरे-धीरे चीजें आगे बढ़ेंगी और होते-होते लेकिन अभी मैं नहीं समझता कि किसी अंत निष्कर्ष से पहुंचेगा। लेकिन हमारा भारत हमेशा ये चाहता है कि शांति चाहता है, शांति का दूत है, शांति का द्योतक है। जी ठीक है विजय डोगरा साहब, चूंकि पुतिन के बयान पे हमने चर्चा की और इसमें प्रधानमंत्री सिंगापुर की यात्रा पर हैं, ब्रुनोई के बाद सिंगापुर पहुंचे हैं, और आपको पता भी होगा 4 समझौते जो हुए हैं सिंगापुर के साथ, उसमें पूरी तरह से रक्षा समझौता किया है भारत ने, पहली बार पूर्ण संचार रक्षा समझौता। इससे पहले आपको याद होगा पिछले महीने मलेशिया के साथ समझौता हुआ था, और कांग्रेस बार बार सवाल उठाती रही है कि भारत अपने पड़ोसी देशों के संबंध अच्छे नहीं बना पा रहा है। तो यहाँ पर थोड़ा सा जो है ये आप लोगों के लिए बताने वाली बात यह है कि भारत ने कई देशों के साथ इधर संबंध अच्छे किए हैं। इसमें सिंगापुर जो है, वहाँ की अर्थव्यवस्था, वहाँ जो है निवेश का जो है भारत में निवेश का न्योता दिया है, तो इस लिहाज से एक अच्छी खबर होगी। और इन चुनाव में जो 2 राज्यों के समय हो रहे हैं और 2 राज्यों के होने वाले हैं, वहाँ पर ये बड़ा मुद्दा बनने वाला है। इसकी शुरुआत भी हो चुकी है। यहाँ आपको जवाब थोड़ा सा देना पड़ेगा संभल के। देखिए, अब हिंदुस्तान की राजनीति में डोमेस्टिक इलेक्शन समझ सकता हूं कि राजनीति और जो हमारे इंटरनेशनल रिलेशंस विद द कंट्रीज, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। उसका फायदा नो डाउट के सुकृति जैन जी ने बड़े खुले भाव से कहा कि हम उन्होंने तो आपके मन की बात कह दी थी। आप जो कहना चाहते थे वो सुकृति ने कह दी। नहीं, मैं बिल्कुल इस बात से इत्तेफाक रखता हूँ, क्योंकि हम लोग राजनीतिक लोग हैं। और लेकिन जहाँ कहीं देश की बात है, देश का प्रश्न है कि देश का मान बढ़े, उसमें कांग्रेस कभी अपने आप को पीछे नहीं हटाए। हिंदुस्तान का नाम, जैसे पूर्व में बड़ी अच्छी बात कही किरोड़ी सिंह जी ने, डॉक्टर साहब ने, कि हिंदुस्तान तो शुरू से शांति का एक अग्रदूत माना गया है पूरे विश्व में। और कितनी पीस कीपिंग फोर्सेज हमारी बाहर के देशों में जाके वहाँ शांति स्थापित करने का काम कर चुकी हैं। जहाँ तक इलेक्शंस का सवाल है, क्योंकि चुनाव, राज्यों के चुनाव होने, उसके अपने एक मुद्दे हैं, लेकिन उन मुद्दों को लेके आज जिस तरह से अगर हम ये चाहें कि देश के माननीय प्रधानमंत्री बात रखेंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन जो हमारे राज्यों के अपने मुद्दे हैं उनके ऊपर चर्चा होगी और लोग उसके ऊपर अपना मत देंगे। कांग्रेस पार्टी का जहां तक सवाल है, कांग्रेस पार्टी ये सचेत करती है, एक अच्छे विपक्ष की भूमिका ये रहती है कि अगर हमारे पड़ोसी राज्यों के साथ, पड़ोसी देशों के साथ अगर हमारे संबंध अच्छे नहीं है, और हमारी विदेश नीति शुरू से ये रही है कि कम से कम जो एशिया पैसिफिक के जो लोग हैं उनके साथ हमारे संबंध मधुर होने चाहिए, क्योंकि हमारे इर्द गिर्द तो वही लोग हैं। जब बड़ा भारत, जब एक समूचा भारत आजादी से पहले या हम लोग कई दशकों की बात करें, तो हिंदुस्तान तो एक बहुत बड़ी पावर अपने आप में थी। और आज आगाह करना हमारा काम है। विपक्ष की भूमिका में हम लोग केंद्र की सरकार को ये भी कहते आए हैं और कहेंगे भी कि हमारे संबंध अपने आस पड़ोस के लोगों के साथ मधुर होने चाहिए। लेकिन आज जिस परोक्ष रूप में आपने मेरे से ये जो प्रश्न पूछा कि 2 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, 2 में होंगे, इसमें हमारी अपनी राजनीतिक सोच रहेगी कि कांग्रेस किस तरह से चुनाव लड़ेगी, बीजेपी किस तरह से लड़ेगी। ये अपने अपने मुद्दे हैं और अपनी अपनी तरह से हम बनाएंगे। और हम ये नहीं चाहेंगे कि हम इन चुनावों में, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो हमारी एक रणनीति है, उस रणनीति को लेके हम लोग बात करें, लेकिन राज्य के जो लोग हैं, राज्य के लोगों को आके हम लोग फिर ये कहें कि ये तो हमने ऐसा कर दिया। ये एक कूटनीति का हिस्सा है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, अब जैसे बात कही कि यूएन
हमारा जो संयुक्त राष्ट्र संघ है उसमें भी भारत का बहुत बड़ा रोल रहता है, और भारत के ऊपर यूएन चार्टर के तहत कई बातें जब आती हैं तो भारत का पक्ष सुनने के लिए हमारे ये लोग भी तैयार रहते हैं, बाकी कंट्रीज के भी। तो हिंदुस्तान का एक अपना एक प्रभाव है पूरे विश्व में। लेकिन इन चुनावों में, क्योंकि ये चुनावी, मैं ये समझता हूँ कि राष्ट्र धर्म में ये बहुत बड़ी बहस अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हो रही है, और उसके ऊपर हम लोगों को अब राजनीति कोई बात करना, क्योंकि चुनाव हमने भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने आमने सामने लड़ना है। बिल्कुल। उसके लिए हम पांडे साहब जिस दिन आप फिर किसी दिन कोई डिबेट रखेंगे, करेंगे कि हमारे राज्यों के मुद्दे क्या हैं, हम किस तरह से चुनाव लड़ेंगे। अभी तो क्योंकि रूस और यूक्रेन को लेकर जो बातें हो रही हैं उसमें हम लोगों को बड़े सजग प्रहरी के नाते। नहीं डोगरा साहब, मेरा सीधा इसमें ये मानना था, अभी भी जो यात्रा चल रही प्रधानमंत्री की सिंगापुर में है, उनकी यात्रा काफी सफल रही है, और पहली बार सिंगापुर के साथ पूर्ण रक्षा समझौता हुआ है। और बार बार राहुल गांधी चीन का खौफ दिखाते हैं और बताते हैं कि जो हमारे बॉर्डर की कंट्रीज हैं उनसे हमें जो है सहयोग नहीं मिल रहा है, मोदी जी की पॉलिसी पे सवाल खड़े करते हैं। मेरा सीधा यही सवाल था, इसको लेकर भी आप लोग जो है थोड़ा सा ये कहना पड़ेगा आपको, ये कह रहा हूं मैं। देखिए राहुल जी क्योंकि अब बड़ी जिम्मेदार जगह पे बैठे हैं, नेता प्रतिपक्ष के रूप में उनका एक फर्ज है, इस फर्ज को वो निभा रहे हैं कि चीन के साथ हमारे संबंध नहीं। और जब पहली बार 2014 में हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री ने जब गद्दी संभाली, सत्ता संभाली, तो उस समय उन्होंने कहा कि चीन के साथ हम मधुर संबंध बनाने के लिए चीन के साथ हम रिश्ते सुधार। लेकिन चीन के साथ कैसे रिश्ते सुधरे कि वो हमारी जमीन पे आके वो अतिक्रमण कर रहे थे। उसको रोकने के लिए विपक्ष के नाते राहुल जी जो कह रहे हैं उन चीजों को सुनना चाहिए। और केंद्र सरकार आज, अगर राहुल जी बार बार ये कह रहे थे कि हमें पड़ोसी राज्यों के साथ, पड़ोसी देशों के साथ अपने रिश्ते सुधारने चाहिए, अगर उस दिशा में अगर देश बढ़ा है तो मैं समझ सकता हूं कि राहुल गांधी ने एक बहुत बड़ा काम किया है, और राहुल गांधी को नेता प्रतिपक्ष के रूप में ये काम करना चाहिए। और केंद्र की सरकार को भी ये बातें सुननी चाहिए कि हमारी विदेश नीति जिस तरह से पिछले कई वर्षों में, आजादी के बाद से लेके आज दिन तक हमारी विदेश नीति के कारण जिस तरह से देश आगे बढ़ा है, उसको और बढ़ाने में अगर मदद की जरूरत है तो उस समय भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस से देखी जाएगी। उस समय इंडिया एज अ होल देखा जाएगा कि भारत के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं। बिल्कुल। सुकीर्ति जैन साहब, इन चुनाव में जिस तरह से जो आप लोग जो है भारतीय जनता पार्टी को बनाने की कोशिश करेगी। आवाज मेरी आ रही है ना? जी आ रही। इको तो नहीं हो रहा ना? नहीं बहुत अच्छी आ रही, बोलिए। हम वापस उसी मुद्दे पर जाएं जिस पर डिबेट शुरू जी। डिबेट शुरू हुई थी रूस और यूक्रेन की शांति स्थापित करने के संदर्भ में। हम इसको तुलनात्मक दृष्टि से देखें तो भारत और पाकिस्तान से तुलना कर सकते हैं। भारत की तुलना में पाकिस्तान बहुत छोटा सा देश, उसी तरह रूस की तुलना में यूक्रेन बहुत छोटा सा देश। जो पहले मैं कह चुका हूँ कि नाटो घुसने की कोशिश कर रहा था, उसको रोकने के लिए रूस ने ये कदम उठाया। इसलिए जो है रूस किसी भी हालत में, किसी भी क्षण यूक्रेन को जीत सकता है, लेकिन यूक्रेन को कमजोर कर रहा है, युद्ध में उसको उलझाकर उसकी उन्नति को रोक रहा है, जिससे कि जो है वो आगे अपने आप को सक्षम न बना पाए। और जहां तक प्रश्न उठता है अमेरिका के साथ की बात कर, तो अमेरिका तो व्यापारी है, चाहे राजनीतिक क्षेत्र हो चाहे व्यवसायिक क्षेत्र, जो लाभदायक होगा अमेरिका को वो दोस्त बनेगा। इसलिए अपन ये तय मान के चले कि रूस के यदि पुतिन जी ने ये बात कही है कि भारत, ब्राजील और चीन जो है इसमें भूमिका अदा कर सकते हैं, तो उन्होंने इस संवाद की पृष्ठभूमि यही बात है कि आपके साथ में शांति समझौता का रास्ता कहां से होके आएगा। तो आप भी समझ जाइए भारत का महत्व है रूस की नजर में। और यदि मान लीजिए यूक्रेन को अपने आप को सरवाइव करके चलना है, यूक्रेन बहुत सुंदर देश है, प्राकृतिक संपदा से भरा हुआ है, प्राकृतिक तौर पर सुंदर देश है, तो यूक्रेन को यदि अपनी सभ्यता और संस्कृति को बचा के रखना है तो शांति को स्वीकार करना उसकी अपनी मजबूरी होगी। और दूसरी बात है, जो क्षेत्र रूस ने यदि कब्जा करके रखा है तो रूस छोड़ेगा नहीं, जो क्षेत्र यूक्रेन ने कब्जा करके रखा है वो छोड़ेंगे नहीं। तो निश्चित रूप से एक बीच का एक ऐसा रास्ता निकल सकता है कि बफर जोन बनाया जा सकता है
नो मैन लैंड बनाया जा सकता है, जिससे कि आने वाले समय में युद्ध जो है आजू बाजू में ना होकर बीच के बफर जोन की मध्यस्थता में रहे। और दूसरी बात जो है, रूस किसी भी क्षण यूक्रेन को जीत सकता है, क्योंकि रूस की नीति है यूक्रेन को कमजोर करो, उसमें रूस सफल रहा है। और यूक्रेन अमेरिका के चक्कर में फंसकर अपने आप को उसने बहुत बड़ा नुकसान उठाया है। यह इस युद्ध का अंतिम स्थिति है। अब दूसरी बात आती है अन्य राज्यों के चुनाव के संदर्भ में। ये तो राजनीतिक लड़ाई है, हम लोग तो आपस में लड़ते रहेंगे, लेकिन राष्ट्र हमारे लिए प्रथम है। राष्ट्र की कीमत पर जो है कहीं पर भी कोई भी लड़ाई नहीं लड़ी जाएगी कि राष्ट्र को नुकसान हो। अब इसमें कहीं पर भी पुतिन की मदद की जरूरत पड़ती है। पुतिन ने हमको तेल के मामले में मदद की है, तो ये कोई कम बात थोड़ी है कि जब अमेरिका के दबाव में अरब की कंट्रीज भारत को तेल देने में आनाकानी कर रहे थे, तो भारत की वफादारी और दोस्ती रूस के साथ तो रहेगी, क्योंकि ये आज नहीं 70 साल से चली आ रही है। और दूसरी बात है, भारत हमेशा शांति दूत के रूप में जाना पहचाना गया है। भारत के गांधी जी की विश्व में सबसे ज्यादा मूर्तियां लगी हुई हैं, इसलिए भारत की भूमिका, जैसा नरेंद्र मोदी ने पहले कहा था, कि तटस्थ देश की भूमिका रहेगी। और भारत रूस का एक सच्चा दोस्त है, इसलिए रूस भारत के माध्यम से शांति का रास्ता जरूर ढूंढेगा और उस पर अमल करने की कोशिश करेगा। ऐसा मैं इस युद्ध का अंतिम अवस्था की परिकल्पना कर सकता हूं। ठीक है, तो पुतिन के बयान से दुनिया हैरान है और मोदी का तगड़ा इम्तिहान है, आखिरकार क्या कर पाएंगे विश्व शांति की ओर भारत का बड़ा कदम। बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए आप सभी मेहमानों का। तो राष्ट्र धर्म आज इतना ही, वक्त एक ब्रेक का है, ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।